विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो सबसे पहले बात यूपी चुनाव को लेकर सबसे बड़े साप्ताहिक सर्वे की। अगर आज चुनाव होते हैं तो यूपी में किसकी बनेगी सरकार, किसके सर सजेगा ताज? तो जब इसकी कोशिश में 6,700 लोगों के बीच एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने सर्वे किया तो मालूम हुआ कि अभी भी यूपी में भाजपा का जलवा बरकरार है। तो यूपी चुनाव में पहले एबीपी सी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे, यूपी में फिर से भाजपा की सरकार। तो यह सर्वे बताता है जनता के बीच योगी का जलवा कायम है, बरकरार है। यूपी ने भाजपा सरकार 40% लोगों की बनी पसंद। तो बतौर सीएम 43% लोगों को योगी पसंद है। तो 6,700 लोगों के बीच जाकर एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने यह साप्ताहिक सर्वे किया है और यूपी चुनाव के मद्देनजर जनता का मूड जानने की कोशिश की। जब लोगों से पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ का बतौर सीएम कामकाज कैसा रहा, तो इस पर लोगों ने जो राय बताई वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सर्वे के मुताबिक सीएम योगी के कामकाज को 41% लोगों ने अच्छा बताया, तो 22% लोगों ने कहा सीएम योगी का कामकाज औसत है, यानी कि ठीक ठाक है, जबकि 37% लोगों ने उनके कामकाज पर सवाल खड़े किए और खराब बताया। तो सीएम योगी के कामकाज को लेकर सर्वे में लोगों की राय आपने देख ली, लेकिन अब अगला हमारा सवाल था कि मुख्यमंत्री के रूप में जनता को कौन सा चेहरा पसंद है। जब यह सवाल लेकर हमारी टीम लोगों के बीच गई तो जनता के बीच योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार दिखा और 43% लोगों ने योगी को ही सीएम की पहली पसंद बताया, जबकि अखिलेश यादव को 31% लोगों ने अपनी पसंद बताया और मायावती को 15% लोगों ने। तो इसके अलावा प्रियंका को भी 5% लोग अपनी पसंद बता रहे हैं और जयंत चौधरी के समर्थन में 1% लोगों ने कहा कि वो सीएम के लिए ठीक चेहरा है। तो सीएम पद के लिए सबसे आगे रेस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों ने उन्हें ही अपना पसंद बताया। 43% लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम की पहली पसंद बताया। एक और अहम सवाल के साथ हमारी टीम ने मतदाताओं की राय जाननी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि 2022 के चुनाव में कौन जीतने जा रहा है, तो 47% लोगों का जवाब मिला कि इस बार भाजपा यूपी में जीतेगी। तो वहीं 29% लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में नजर आए। वहीं बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में सिर्फ 8% लोगों ने जवाब दिया। हालांकि कांग्रेस के समर्थन में 7% लोगों और 3% लोगों ने कहा कि चुनाव में कौन जीतेगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सर्वे में सबसे ज्यादा 47% लोगों ने कहा कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। और चलिए अब आपको बताते हैं सर्वे का सबसे अहम सवाल, जिससे आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं का मूड आखिर क्या है। इस साप्ताहिक सर्वे के मुताबिक 2022 चुनाव में एनडीए को 40% वोट मिल रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी 32% वोटों पर कब्जा जमाती दिख रही है। उधर बहुजन समाज पार्टी को 15% वोट, तो कांग्रेस को 7% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। हालांकि अन्य भी 6% वोट लेते दिख रहे हैं। यानी सबसे आगे भाजपा सर्वे के मुताबिक, वहीं दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी टक्कर देती नजर आ रही है। तो तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी 15% वोटों के साथ, वोट शेयर के साथ। वहीं कांग्रेस चौथे पायदान पर 7% वोटों के साथ और अन्य में 6%। तो सबसे आगे वोट शेयर बीजेपी का। तो दरअसल एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने पिछले हफ्ते 12 नवंबर को भी यूपी चुनाव पर सर्वे किया था। और जब एबीपी गंगा हर हफ्ते वोटरों का मिजाज जानने के लिए सर्वे करेगा, पहले आपको पिछले सर्वे का हाल बताते हैं, जिससे आप समझ सकेंगे कि आखिर एक हफ्ते में मतदाताओं का मूड कितना बदला, कितनी तब्दीली आई। पिछले सर्वे के मुताबिक एनडीए को 41% वोट, समाजवादी पार्टी को 31%, बसपा को 15% और कांग्रेस को 9, तो अन्य को 4% वोट मिल रहे थे। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी बदली है।
तो 12 नवंबर का सर्वे, उसका ग्राफिक्स आपके सामने है। 12 नवंबर को जो सर्वे किया गया था उसमें बीजेपी को 41%, समाजवादी पार्टी को 31%, बीएसपी को 15%, कांग्रेस को 9% वोट शेयर और अन्य को 4% वोट शेयर मिलता दिख रहा था। तो कहते हैं कि यूपी में सियासी समीकरण बदलने का असर चुनाव पर बहुत ज्यादा पड़ता है। पिछले एक हफ्ते में वोटरों का मिजाज कैसे बदला और इसका किसको नफा और किसको ज्यादा नुकसान सर्वे में नजर आ रहा है, यह भी आपको बड़ी बातों के जरिए समझा सकते हैं। हफ्ते भर में बीजेपी एसपी के वोट का अंतर कितना घटा, तो बीजेपी का 1% वोट का शेयर का नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी को 1% वोट का फायदा, कांग्रेस को वोट शेयर 2% घटता दिख रहा है। हफ्ते भर में यह अंतर आया। साप्ताहिक सर्वे की यह बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी को 1% वोट शेयर का गेन होता दिख रहा है, कांग्रेस को 2% वोट शेयर का नुकसान। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा बयान, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, यह कहना है सतीश चंद्र मिश्रा का। इस वक्त की बड़ी खबर, जिन विधायकों को निकाला उन पर गंभीर आरोप थे। 2022 में बसपा बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार, यह कहना है सतीश चंद्र मिश्रा का। 2007 की तरह 2022 में विरोधी मुंह की खाएंगे। सपा और बीजेपी के बीच में होगी ऐसी चर्चा तमाम दूसरी पार्टियां कर रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग इस समय ये खाली दिखावे की राजनीति नहीं कर रहे हैं कि हम लोग 1000 आदमी लेके और चल दिए, 500 आदमी लेके बस में बैठ के चल दिए, उस तरह की राजनीति दिखावे वाली नहीं कर रहे हैं। हम लोग ग्राउंड लेवल की हमेशा से करते आ रहे हैं, आज भी हमारी पार्टी ग्राउंड लेवल पे कर रही है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये जितने लोग कह रहे हैं ना कि चुनाव कौन लड़ रहा है, किसके साथ लड़ रहा है, इन सबको 2007 में भी यही लग रहा था और 2007 में मुँह की खाए थे, अब की बार 2022 में भी मुँह की खाएंगे। तो बसपा नेता और विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर भी सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि बसपा के रिजेक्टेड नेताओं को लेकर लोग अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो नेता या विधायक जो टूटकर दूसरी पार्टियों में चले गए, समाजवादी पार्टी में गए, बीजेपी पर गए और बीजेपी ने बाकायदा एक कमेटी बना दी है, ज्वाइनिंग कमेटी। कौन लोग गए? आप उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए। जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया, जिन्होंने पार्टी के साथ में धोखा दिया और दगा दे करके उन्होंने दूसरे के साथ में जा करके पहले तो उनके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उनको निकाल दिया गया। अब निकाल देने के बाद में वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं आते हैं उसका फ़र्क तो नहीं पड़ता। और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को जिनको कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाला है क्योंकि वो बहुजन समाज के पार्टी के लिए हित में काम नहीं कर रहे थे, उनको ले करके उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। जो रिजेक्टेड वाले लोग हैं, जो निष्कासित वाले लोग हैं, उनको भी वो ले करके अपनी कहना चाहते हैं कि देखिए मेरे पास अब कुंभा बढ़ गया। और अब सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। एबीपी गंगा के खास शो पदयात्रा में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ा बयान दिया। राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाएं खुली हैं। एबीपी गंगा की पदयात्रा में इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता ने रालोद से गठबंधन पर कहा खुली हैं संभावनाएं। ये तो स्वयंभू ठेकेदारी लेना है। आपने जयंत को ये कह दिया कि जयंत उनके साथ आ गए, लेकिन आप ये भूल गए कि एक दिन चार्टर्ड प्लेन में कुछ वार्ताएं भी हुई हैं। भविष्य में उनका कुछ और भी परिणाम निकल सकता है, कुछ और दिशा में भी जा सकती हैं। यानी आपका कहना है कि संभावनाएं हैं? संभावना राजनीति में तो हर दिन रहती है, खुली रहती है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों के नाम की सूची। तो कांग्रेस ने करीब 6 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। ये सूत्र बता रहे हैं टिकट के लिए आवेदन करने वाले लोगों से मिली हैं प्रियंका गांधी। तो लखनऊ के बीकेटी में लल्लन बन सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। बाराबंकी के जैतपुर से तनुज पुनिया बन सकते हैं प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से खबर, लखनऊ में कॉल हाउस पर प्रियंका ने टिकटों के लिए आवेदन करने वाले 6 लोगों से मुलाकात की है, जिन्हें टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों से यह खबर आ रही है लखनऊ की बीकेटी सीट से, कैंट सीट से, बाराबंकी की जैतपुर सीट समेत बांगरमऊ, रामपुर से आवेदन करने वाले कुल 6 उम्मीदवारों से मुलाकात की है प्रियंका गांधी ने। तो 1-to-1 मीटिंग में प्रियंका ने टटोली संबंधित विधानसभा की नब्ज और आवेदक की स्थिति की भी जानकारी दी।
उधर सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें कहा गया कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर और 29 नवंबर को संसद की और ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम भी जारी रहेगा। साथ ही 22 तारीख को लखनऊ की रैली भी होगी। कामयाब इसको बनाना है, ये कहना है उनका। इस दौरान ये भी फैसला हुआ कि लखीमपुर खीरी में अगर किसानों को परेशान किया गया तो उस इलाके में आंदोलन चलाएंगे। किसान नेताओं का कहना था कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया वो अच्छा फैसला है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। इनका यह भी कहना है कि एमएसपी पर सरकार ने अब तक कोई बात नहीं मानी है। सरकार एमएसपी पर कानून लाए और किसान संगठनों की मांग है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन इतनी आसानी से नहीं हट सकता, आंदोलन जारी रहेगा। तो किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। मीटिंग का यही फैसला है कि जो हमारे प्रोग्राम हैं 22 का, 26 का और 29 का लखनऊ जो रैली है वो ज़ोर शोर से होगी। 26 की गैदरिंग मोर्चों पर ज़ोर शोर से होगी। पूरे देश में 26 को मनाया जाएगा 1 साल पूरा, और 29 को हमारा जो ट्रैक्टर मार्च है वो रहेगा ऐसी जैसे था। तो इसलिए आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हम अपने जो इशू है, जो 3 कानून के अलावा खास करके एमएसपी का इशू, जो हमारे ऊपर केस बने हैं उनको वापस लेने का, जो पावर बिल 2020 को वापस लेने का, एयर क्वालिटी जो ऑर्डिनेंस है उसको वापस लेने का, और लास्ट है कि हमारे जो शहीद हुए साथी उनका स्मारक बनाने के लिए एक जगह का, ये इशू हमारे पेंडिंग है। इसके लिए हम आशा करते हैं कि सरकार कोई ना कोई मीटिंग बुला के जल्दी इन इश्यूज़ को भी हल करे। आंदोलन हमारा उसी तरह से जारी। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। जगह जगह रैली और रथ यात्रा का दौर भी जारी है। इस बीच मुजफ्फरनगर में आरएलडी की परिवर्तन संदेश रैली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रैली में भाजपा पर जमकर हमला बोला। परिवर्तन संदेश रैली में बोलते हुए जयंत ने कहा कि किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। कल होने वाली बैठक में किसान जो भी फैसला लेंगे हमारी पार्टी उनके साथ रहेगी। जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों की एमएसपी को लेकर बड़ी मांग थी, सरकार इस बारे में क्या सोचती है इस पर जल्द बात करे। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि लखीमपुर की घटना के लिए जो जिम्मेदार हैं वो आज भी मंत्री बने बैठे हैं। जयंत ने अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग की। लखीमपुर की घटना के जो जिम्मेदार हैं आज भी मंत्री बने बैठे हैं, उनको बर्खास्त करें। और जो बड़ी मांग थी एमएसपी को लेकर, उसमें क्या सरकार की सोच है, जल्द से जल्द वे बात किसानों तक पहुंचाए। जैन जी, आरएलडी का क्या स्टैंड है जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, कब तक और चलने वाला है? क्योंकि नहीं, ये तो जो संगठन है ये फैसला उनको लेना है, ये फैसला हम नहीं लेंगे, हम उनके हर फैसले के साथ। बड़ी खबर का तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी केस में चार्जशीट दाखिल हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट में सीबीआई ने नरेंद्र गिरी की मौत को माना सुसाइड। इस वक्त की बड़ी खबर, तो धारा 306 120B के तहत सीबीआई ने दाखिल की है चार्जशीट। सीबीआई ने आनंद, आद्या तिवारी और संदीप को मौत का जिम्मेदार माना। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर प्रयागराज से, तो चार्जशीट दाखिल हो गई है महंत नरेंद्र गिरी मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। तो ताजा अपडेट भी आपको बता रहे हैं। आज महंत नरेंद्र गिरी केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट। चार्जशीट में सीबीआई ने नरेंद्र गिरी की मौत को माना सुसाइड। धारा 306 120B के तहत सीबीआई ने दाखिल किया चार्जशीट। तो सीबीआई ने आनंद, आद्या और संदीप को महंत नरेंद्र गिरी की मौत का जिम्मेदार माना। आज 20 तारीख को रिमांड आनंद गिरी जी और बाकी 2 अक्यूज का खत्म हो रहा था। आज सीबीआई ने जो है तीनों अक्यूज के खिलाफ चार्जशीट पेश की, जिसमें माननीय सीजेएम महोदय ने संज्ञान लिया और 25 तारीख को अग्रिम सुनवाई के लिए रखा है उन्होंने। चार्जशीट में सीबीआई ने ये एविडेंस लेके आया है कि जो सुसाइड नोट मिला था वो सुसाइड नोट एकदम सही है। जो वीडियो कहा जा रहा था कि नरेंद्र गिरी जी ने अपनी मौत के पहले रिकॉर्ड किया था, उस वीडियो पे रिपोर्ट लगाई कि वो वीडियो भी एकदम सही है, उसमें कहीं से छेड़छाड़ नहीं की गई है।